बच्चा लोगों को गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चा। आज यार फिर कोचिंग से ही क्लास लेना पड़ रहा है। एक्चुअली क्लास इन लोगों ने टाइमिंग चेंज कर दी, उस चक्कर में बैक टू बैक क्लास लग गई, तो मजबूरी कोचिंग से लेना पड़ेगा। कोचिंग का लैपटॉप माशाअल्लाह है। देख एक्चुअली घर का होगा ना, पर्सनलाइज है कि आदमी सब कुछ सेट। अब इसमें वन नोट तक तो आज इन लोगों ने, आज तक इन लोगों ने वो नहीं किया है। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, लेकिन ये चल रहा है तो चलते का नाम आए भाई। चलिए बच्चा ये बताइए, हम लोगों ने क्या कर लिया था पिछली क्लास में? सर यूजेस पढ़ाना था आपको। किसका किसका यूजेज? नाइट्रिक एसिड। अच्छा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और ये टेस्ट फॉर अमोनिया और ब्राउन टेस्ट ये सब हो चुका था ना? यस सर। ठीक। चलिए यूजेस पहले तो ये एनसीईआरटी है, तो इससे ही 3-4 यूजेस हम लोग को नोट कर लेने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि द मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर। तो पहला यूज तो यही नोट कर लेना है, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनियम नाइट्रेट। पहला यूज, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। और आप बताइए कौन कौन से अमोनियम साल्ट को हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे? क्यों भाई? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का नाइट्रेट है, अमोनियम का सल्फेट है, अमोनियम, किसी भी अमोनियम साल्ट को आप फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि बहुत एक्सेसिव इस्तेमाल यूज नहीं करना है, अदरवाइज सॉइल कैसी हो जाएगी? एसिडिक। आगे कह रहे हैं फॉर फर्टिलाइजर एंड अदर नाइट्रेट्स फॉर यूज इन एक्सप्लोसिव एंड पायरोटेक्निक्स। यार ये पायरोटेक्निक्स क्या होता है? टेम्परेचर जहाँ होता है पायरो मतलब। तो उसमें नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल थोड़ी होता होता, नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे ना। एक नया सा वर्ड है ऑयल इसको। इंडस्ट्री। हाँ बच्चा, ऑयल इंडस्ट्री। पायरोटेक्निक्स लिखा है तो कुछ हमको, पायरो का मतलब हुआ तो हाई टेम्परेचर तो हुआ ही, जैसे क्रायो का मतलब क्या लेते हैं? लो टेम्परेचर। तो पायरो टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया? हाई। पायरो का मतलब क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर। एक वर्ड और नया देखो क्या है, पिकलिंग। गस, पिकल का मतलब क्या होता है? अचार। तो पिकलिंग रिएजेंट किस अचार में नाइट्रिक एसिड पड़ता है?
और किसी में नहीं। Removal of अरे basic impurities from metal surface. चलो कम से कम सावधान हो, क्योंकि रेगुलर बैच में कुछ गर्ल्स ने बोला था सर हमारी मम्मी इसको वो कटहल वाले अचार में डालती हैं, तो कुछ बच्चों ने बोला था कि लहसुन वाले अचार में पड़ता है। तो चलो कम से कम आइए अब ये जरा बेटा 3-4 पॉइंट्स ये मेंशन कर लें। यहाँ पिकलिंग अचार नहीं है, ध्यान रखना। तो पहला हो गया मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। दूसरा हो गया इट इज यूज इन एक्सप्लोसिव एंड, अब इसको ऐसे ही नोट कर लेना, इसका पता नहीं क्या मतलब है। इट इज यूज इन एक्सप्लोसिव एंड पायरोटेक्निक्स। अब एक्सप्लोसिव देखो नीचे इन्होंने कुछ दिया है, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ये सब एक्सप्लोसिव है ना। लैग हो रहा है। हाँ इस चीज में क्या हो रहा है यार, कोचिंग से क्लास लेने में यही सब होता है। यूजेज नोट कर लिया। यूजेज नोट कर लिया भाई। यस सर। चलिए अब फास्फोरस, अगली हेडिंग डाल लीजिए फास्फोरस, और फिर देखना फास्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म। अगली हेडिंग डाल दीजिए फास्फोरस, फास्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म। पहले हम लोग एलोट्रॉपिक फॉर्म को थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि क्या कुछ और प्लस माइनस करना है। तो पहले यहाँ नीचे फास्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म में हम लोग अपने मन से कुछ नोट कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे एनसीईआरटी। देखिए ढेर सारे एलोट्रॉप है, लेकिन उसमें से 3 एलोट्रॉप के बारे में हम लोग को बात करना है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। अगर हमारे पास PW व्हाइट फास्फोरस है और इस व्हाइट फास्फोरस को हम गर्म कर रहे हैं 573 केल्विन पर कुछ दिन के लिए, फ्यू डेज के लिए,
some days. अगर ये व्हाइट फास्फोरस को लें और यह टेम्परेचर कुछ दिनों के लिए हम मेंटेन करके छोड़ दें तो व्हाइट फास्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू रेड फास्फोरस। आगे अगर रेड फास्फोरस को कुछ समय तक के लिए हम 100 केल्विन पे गर्म करते हैं तो रेड फास्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक फास्फोरस। लेकिन ब्लैक में भी क्या है, अल्फा ब्लैक। अगर व्हाइट फास्फोरस को हम एक कम टेम्परेचर ले लेते हैं 473 केल्विन, इस पे गर्म करें और ये मेंटेन करते हैं, तब ये फिर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये होता है बीटा ब्लैक। व्हाइट फास्फोरस को हमने 573 केल्विन पे व्हाइट फास्फोरस को हमने 573 केल्विन पे मेंटेन कर दिया कुछ दिनों के लिए, रेड फास्फोरस में कन्वर्ट कर दिया। रेड फास्फोरस को अगर हम 800 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो ये ब्लैक फास्फोरस को लेकिन किस में जाता है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस। तो अगर व्हाइट फास्फोरस को हम 473 केल्विन टेम्परेचर तक गर्म करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है बीटा ब्लैक। अब जब अल्फा ब्लैक की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर मोनोक्लिनिक या राम्बोहेड्रल होता है। इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मोनोक्लिनिक या राम्बोहेड्रल। मोनोक्लिनिक या राम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और अगर इसे हम फर्दर गर्म करें तो अब ये एयर से रिएक्शन नहीं करता है। अगर इसे हम फर्दर गर्म कर दें तो एयर से रिएक्शन नहीं करता बल्कि सब्लिमेट। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस के रूप में, गैस पेपर फेज में कन्वर्ट होके उड़ जाता है। तो ऑन हीटिंग does not oxidizes but sublimate। अगर बाय अप्लाइंग द सुटेबल टेम्परेचर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर ले जाए हम, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं मोनोट्रॉपी। Conversion of one allotrope into another by applying the suitable temperature and pressure। केवल फिजिकल कंडीशंस को चेंज करके अगर एक एलोट्रॉप को हम दूसरे में कन्वर्ट कर ले जाते हैं तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं मोनोट्रॉपी। अब पहले इतना एनसीईआरटी से देखेंगे, फिर उसके बाद एलोट्रॉप में रीजनिंग वाली बातें हैं तो उस रीजनिंग को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इतनी एनसीईआरटी से हम लोग बातें देख लें और फिर एक एक रीजनिंग लेते हैं। हो गया सर। आज जरा ये जो चीजें हमने यहाँ लिखी है उसे आज यहाँ देखिए। रेड फास्फोरस में यहाँ से आपको मिल जाएगी ये चीज। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि रेड फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट 573 केल्विन in an inert atmosphere for several days। When red phosphorus is heated under high pressure, a series of phase of black phosphorus is formed। यानी आगे बोल रहे हैं कि अगर हम रेड फास्फोरस को ही गर्म कर रहे हैं लेकिन अब प्रेशर की बात कर रहे हैं तो a series of black phosphorus is formed। रेड फास्फोरस possesses iron gray luster। It is odorless, कोई स्मेल नहीं होती है, नॉन पॉइजनस एंड insoluble in water as well as carbon disulfide। Chemically, red phosphorus is much less reactive than chemically
red phosphorus is much less reactive. Red phosphorus is much less reactive than white phosphorus. It does not glow in dark. अंधेरे में चमकता भी नहीं. It is polymeric consisting of chain of P4 and so on. तो अब यहाँ से हमारे काम की क्या चीज है कि हम रेड फास्फोरस कैसे बनाते हैं, और फिर रेड फास्फोरस को अगर फर्दर हम गर्म करते हैं हाई प्रेशर के साथ तो ब्लैक फास्फोरस, कई तरह के ब्लैक फास्फोरस बन जाते हैं. ब्लैक फास्फोरस में देखिए हैज टू फॉर्म. ब्लैक फास्फोरस के दो फॉर्म है, एक है अल्फा ब्लैक फास्फोरस और दूसरा है बीटा ब्लैक फास्फोरस. अल्फा ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फास्फोरस इज हीटेड in a sealed tube at 803 Kelvin. It can be sublimated in air and has opaque monoclinic or rhombohedral crystal. It does not oxidize in air. अगर इसे हवा में हम गर्म करें तो ऑक्सीडाइज नहीं करता बल्कि सब्लिमेट करता है. Beta black phosphorus is prepared by heating the white phosphorus at this under high pressure. It does not burn in air up to this temperature. Beta black does not burn in air up to this temperature. ठीक. अब इसका मतलब जो हम लोगों ने यहाँ नोट किया उसमें एक मॉडिफिकेशन हम लोग को करना है. क्या? इसे हम जब इस टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं तो यहाँ हमको ध्यान रखना है, क्या रखना है, हाई प्रेशर. और जब भी रेड से हम ब्लैक बनाएंगे तो हमें प्रेशर भी ज्यादा करना पड़ता है, हाई प्रेशर. हाई मतलब सर बीटा और अल्फा ब्लैक जितने भी हैं ये सब थर्मली स्टेबल होते हैं. थर्मली स्टेबल का मतलब अगर हम थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करें कि थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन सा होता है, तो फास्फोरस के केस में, हाँ ब्लैक फास्फोरस. तो फास्फोरस के केस में हम लोग बोलते हैं ब्लैक फास्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल. लेकिन ये ध्यान रखना है कि वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा थर्मोडायनेमिकली. जो अनस्टेबल है वो सिर्फ व्हाइट है, बाकी सब स्टेबल है. लेकिन अगर वर्ड पूछा जाए थर्मोडायनेमिकली तब ब्लैक बोलेंगे. अदरवाइज रेड एंड ब्लैक बोथ फास्फोरस आर स्टेबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस एंड व्हाइट इज हाईली रिएक्टिव. तो ये सारे टेम्परेचर याद करने पड़ेंगे. कुछ नहीं, हमने इसीलिए तो एक समरी टाइप की बना दी. तो टेम्परेचर याद नहीं करना, बस दिमाग में ये रखना है कि हम व्हाइट फास्फोरस को अगर गर्म कर रहे हैं तो व्हाइट से रेड फास्फोरस बन सकता है, और अगर उसी व्हाइट फास्फोरस को हम हाई प्रेशर के साथ गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर थोड़ा कम ही रखें तो उससे ब्लैक बन जाता है. बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आता. जी सर. मोनोट्रॉपी शो करते हैं, यानी एक फास्फोरस को दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. और अब आइए जरा कंपैरिजन और रीजनिंग कुछ देख लिया जाए. अब इस रीजनिंग और कंपैरिजन के लिए यहां हम लोग लिख लेते हैं PW PR PB. चलिए सबसे पहले पॉइंट को यहां हम लोग ले रहे हैं सॉल्युबिलिटी. अब आप बताइए अगर हम व्हाइट फास्फोरस की बात करें तो ये वाटर में डिसॉल्व होगा या नहीं? नो सर. रेड फास्फोरस वाटर में डिसॉल्व होगा या नहीं? नो सर. और ब्लैक फास्फोरस वाटर में डिसॉल्व होगा या नहीं? नो सर. कारण? सर सारे के सारे नॉन पोलर हैं. हाँ, नॉन पोलर.
तो चाहे हम व्हाइट की बात करें, चाहे रेड की बात करें, चाहे ब्लैक की बात करें, इनमें से कोई भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता ड्यू टू बीइंग नॉन पोलर इन नेचर। लेकिन इसी सॉल्बिलिटी में अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें CH2 में, तो बताइए व्हाइट डिसॉल्व होता है या नहीं? यस सर। होगा। हो जाता है। ब्लैक रेड नो सर। नहीं होता, ब्लैक नो सर। नहीं होता। अब अगर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो इस वाले लाइन को व्हाइट फास्फोरस तो फॉलो कर रहा है कि व्हाइट फास्फोरस नॉन पोलर नेचर का है, तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CH2 में डिसॉल्व हो गया। लेकिन रेड और ब्लैक फास्फोरस CH2 में डिसॉल्व क्यों नहीं? लेस रिएक्टिव है क्योंकि सर डिस्क्रीट यूनिट्स कोवेलेंट कैरेक्टर से बॉन्डेड होती है। हाँ, अब देखो इसका रीजन क्या है। बेटा जब व्हाइट फास्फोरस की आप बात करते हो तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, ये व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर है, एक दूसरा व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस में क्या होता है, ये जो P4 यूनिट्स होती हैं ये एक दूसरे से वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ी होती है। यूनिट्स आर जॉइंटेड टुगेदर बाय वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है, FV, वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ी होती है। लेकिन अगर हम रेड फास्फोरस की बात करें तो यहां जरा देखो, पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, यानी P4 यूनिट्स आर जॉइंटेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और ऑर्गेनिक जो भी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वह कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं तोड़ता, वह सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर बीच जो फोर्स होती हैं, यानी जो वीकर फोर्सेज होते हैं, जैसे वीकर फोर्सेज में क्या क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन है, ये सब वीकर फोर्सेज है। लेकिन जो फोर्स इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट के कारण होती है उसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तोड़ नहीं पाता। तो अगर कोई बोलेगा CH2 डिसॉल्व होता है क्यों, हम बोलेंगे बिकॉज व्हाइट फास्फोरस डिसॉल्व होता है क्यों, हम बोलेंगे बिकॉज व्हाइट फास्फोरस P4 यूनिट्स आर जॉइंटेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। रेड और ब्लैक क्यों नहीं होता, बिकॉज यूनिट्स आर जॉइंटेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इतनी एनर्जी नहीं है कि कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़े। सिमिलरली अगर ब्लैक फास्फोरस की बात करें तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर टाइप का ये है, ऐसे चारों तरफ। तो ये तीनों में एक खास बात है क्या कि कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, एक फास्फोरस तीन ही बॉन्ड बना रहा है और एक फास्फोरस तीन ही फास्फोरस से जुड़ा है, कहीं चेक कर लीजिए, चाहे यहां देख लीजिए, चाहे यहां आप चेक कर लीजिए, चाहे यहां चेक कर लीजिए, एक फास्फोरस तीन ही फास्फोरस से जुड़ा है, कहीं एक फास्फोरस को आप देख लीजिए। लेकिन ये दोनों ब्लैक और रेड पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं, और जबकि व्हाइट क्या होता है, डिस्क्रीट यूनिट पाई जाती है, P4 की एक यूनिट अलग, P4 की दूसरी यूनिट अलग, और दोनों के बीच में होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन इसी सॉल्वेंटी से आपसे क्वेश्चन ये है कि जब व्हाइट फास्फोरस डिसॉल्व हुआ CH2 में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जब ये सोल्यूशन बना तो इस सोल्यूशन में P4 पाया जाएगा या P पाया जाएगा? P4। बोलो भाई। P4 पाया जाएगा या P पाया जाएगा? ये तो तुम्हारे बैच में लोगों का मौन व्रत रहता है यार, बोलते ही नहीं। सर P4 बताया। नहीं मतलब और बच्चे हैं, लेकिन चलो क्या कुछ नहीं कर सकते बच्चा। हाँ, P4 पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें इतनी सामर्थ्य होती कि कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देता तो फिर रेड और ब्लैक फास्फोरस भी इसमें डिसॉल्व हो जाते, यह कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता। इसका मतलब जब व्हाइट फास्फोरस का आप सोल्यूशन बनाते हो CH2 में, तो जो सोल्यूशन में यूनिट पाई जाती है वो P नहीं होती, वो सोल्यूशन में कौन सी यूनिट पाई जाती है, P4। Solution of white phosphorus in CH2 contains P4 unit.
तो ये रीजनिंग वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, इसका कारण था नॉन पोलर इन नेचर। यहाँ ये CH2 में क्यों डिजॉल्व हो गया? बिकॉज यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्यों नहीं डिजॉल्व हुआ? बिकॉज यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, यानी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। और ये क्यों नहीं डिजॉल्व हुआ? बिकॉज ईच फास्फोरस लिंक टुगेदर विद द कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये दोनों जो डिजॉल्व नहीं होते, बिकॉज ईच फास्फोरस इज लिंक्ड टुगेदर विद कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए आगे। सॉलिडिटी को हमने देख लिया। अब व्हाइट फास्फोरस जो है ग्लो इन डार्क। अगली बात अगर हम करें तो ये क्या करता है? अंधेरे में चमकता है। क्यों? ड्यू टू सरफेस ऑक्सीडेशन। नोन एज, इसे क्या बोलते हैं? फास्फोरिसेंस, या इसी फास्फोरिसेंस को बोलते हैं कोल्ड फायर। यानी जो चमक रहा, अगर उसे हम अपने हाथों से पकड़ ले तब जलेंगे नहीं, इतनी गर्मी नहीं है, जलेंगे नहीं, कोल्ड फायर। और इन दोनों के लिए डज नॉट ग्लो। अगली बात, व्हाइट फास्फोरस को जब रखना होता है केप्ट इन वाटर, कोल्ड वाटर। और इसके लिए ऐसा कुछ नहीं, इसको आप कहीं डब्बे में बंद करके ऐसे रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्हाइट फास्फोरस को आप ऐसे नहीं रख सकते। व्हाइट फास्फोरस को हर हाल में आपको कोल्ड वाटर के अंदर ही रखना पड़ेगा। व्हाइट होता है, और व्हाइट फास्फोरस की एक खास बात और है कि ये व्हाइट तो है ही है, और साथ ही साथ एक मिनट, एनसीईआरटी ने कह दिया ट्रांसल्यूसेंट है, व्हाइट है, वैक्सी सॉलिड, पॉइजनस। अच्छा, इन्होंने गार्लिक इसमें वर्णन नहीं किया, ठीक है। ये व्हाइट कलर का है और कैसा है? पॉइजनस। और इसको अभी हम बोला था रेडिश ब्राउन होता है और ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ये दोनों कैसे होते हैं? नॉन पॉइजनस। आइए एक बार एनसीईआरटी से व्हाइट फास्फोरस से रिगार्डिंग चीजें देख लेते हैं।
It is a translucent white waxy solid, poisonous होता है, insoluble in water but soluble in carbon disulfide, glow in dark. इसको कीमोल्यूमिनेसेंस या फास्फोरेसेंस या कोल्ड फायर बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में कीमोल्यूमिनेसेंस बोला पे टेक्निकल नाम दिमाग में होना चाहिए। It dissolve in boiling NaOH solution in an inert atmosphere giving PSC। इस पे अभी बात करेंगे हम जब PSC का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। White phosphorus is less stable and therefore more reactive than the other solid phase under normal condition because of angular strain। ये पहले बात हम लोग कर चुके हैं, व्हाइट फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। और इतना ज्यादा है कि अगर इसे हम हवा में खुला छोड़ दें और खास करके ठंडी नहीं गर्मी के दिनों में तो अपने आप आग लग जाती है और एक डेंस व्हाइट फ्यूम फास्फोरस की ऑक्साइड का एक गाढ़ा सफेद धुआं चारों तरफ से फैल जाता है। और फिर हम लोग बोला था इट कंसिस्ट डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग यूनिट। बाकी रेड और ब्लैक की अगर हम बात करें तो पॉलीमेरिक, लेकिन ये क्या है, डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अलग अलग, और बाकी सब में पॉलीमेरिक है। देखो नीचे यहाँ इन्होंने रेड दिखा रखा है और ब्लैक भी कहीं दिखा है, नहीं दिखा है, ब्लैक दिखा है। चलो खैर हेक्सागोनल होता है। चलिए पीएच3 पे आ जाते हैं। अब अलग से, अब तो सीधे सीधे सब रिएक्शन है, कुछ खास बताने जैसा नहीं है। आइए देखते हैं। मैं एनसीईआरटी को हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ अलग से कुछ बताने जैसा है नहीं कि आप कॉपी पे नोट करो। फास्फिन फास्फिन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फास्फाइड विद वाटर और डाइल्यूट HCl। तो यह तो बेटा एक जनरल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी फास्फाइड की बात करो, नाइट्राइट की बात करो, जब वाटर, हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी इसके पहले कि अगर आपके पास एक मेटल और एक नॉन मेटल का बाइनरी कंपाउंड है और इसमें कभी आप वाटर या डाइल्यूट एसिड डालें तो हमेशा जो नेगेटिव पार्ट है वो मेटल के साथ जाता है और जो पॉजिटिव पार्ट है वो नॉन मेटल के साथ जाता है। ये हम लोग हाइड्रोजन कंपाउंड में एक ऐसी रिएक्शन पढ़ते हैं और इस पे ढेर सारी कॉमन रिएक्शंस हो जाती हैं, 10-15-20 कॉमन हो जाती है इस पे। तो उसी पैटर्न पे रिएक्शन हो रही है कि अगर कैल्शियम फास्फाइड है तो उसमें हम डाइल्यूट HCl या H2O डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड और साथ में क्या बन जाएगा, PH3। और अभी जो पीछे आप पढ़ के आ रहे हो, जब लैब में बनाना होता है तब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं कि हम लोग व्हाइट फास्फोरस को NaOH के साथ बॉयल करते हैं और इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए क्या रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें फास्फोरस का क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनिएशन। फास्फोरस 0 में है, 0 से -3 में और 0 से +1, उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, रिएक्शन ऑफ डिस्प्रपोर्शनिएशन टेक्स प्लेस। अब आगे एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपका जो PHC आपने बनाया है प्योर है तो आप इसे स्टोर करके रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन प्योर इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, लेकिन अगर इम्प्योर तो फिर खतरनाक है, एक्सप्लोसिव है, आग लग सकता है। तो कह रहे बट बिकम्स इन्फ्लेमेबल owing to the presence of P2H4 या P4 वेपर्स। अगर ऐसा है तो फिर खतरनाक। तो इसीलिए हम लोग जब इसे बनाते हैं तो चाहे लैब में या किसी मेथड से बनाएं तो सबसे पहले उसे प्योरीफाई करते हैं, प्योरिफिकेशन।
ऑफ PS3। और प्यूरिफिकेशन ऑफ PS3 में क्या करते हैं हम लोग, इम्प्योर PS3 लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HI के साथ, हमको मिल जाता है फास्फोनियम आयोडाइड, और फिर इस फास्फोनियम आयोडाइड की KOH रिएक्शन करवा देते हैं, हमको मिल जाता है KiH2O, और साथ में मिल जाती है प्योर PH3। तो प्यूरिफिकेशन की एक रिएक्शन ये वाली एनसीईआरटी नहीं लिखा था बेटा, बाकी फाइनल स्टेप रिएक्शन तो इन्होंने लिखा। तो PS3 को बनाने के बाद हम स्टोर करें, उसके पहले प्यूरिफिकेशन कंपलसरी, क्योंकि अगर इसमें P2H4 या P4 वेपर्स की इम्प्योरिटी आ गई तो फिर आग पकड़ लेगा, थोड़ी सी एयर के संपर्क में आएगा, आग लग जाए। तो इसलिए इसे स्टोर करने के पहले इसका क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन। इट इज ए कलरलेस गैस, एक कलरलेस गैस है, लेकिन सड़ी मछली की तरह स्मेल होती है, बहुत ही पॉइजनस है। It explodes in the contact with trace of oxidizing agent like HNO3, chlorine, and Br2 vapors. Important points है सब, ये जितनी केमिकल प्रॉपर्टी अब है ये सब इंपॉर्टेंट। It explodes in contact with trace of oxidizing agent like HNO3, chlorine, and Br2 vapors. It is slightly soluble in water. The solution of PS3 in water, देखो फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम PS3 को वाटर में डिसॉल्व कर दें और इस सॉल्यूशन को हम खुले लाइट में रख दें, तो सॉल्यूशन ऑफ PS3 in water decomposes in the presence of light, giving the red phosphorus and H2. अगर इसका सॉल्यूशन हम बनाए, यानी PS3 को हम वाटर में डिसॉल्व करें और इसे ब्राइट सनलाइट में ले जाके खुले में रख दें, तो हम देखेंगे जो बीकर है उसकी पेदी में रेड कलर का एक लेयर डिपॉजिट हो गई। एक्चुअली ये सॉल्यूशन डिकम्पोज कर जाता है, और बनाया जरूर हमने व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल करके इसे था, लेकिन डिकम्पोज होने के बाद जो फास्फोरस बनता है वो बनता है रेड फास्फोरस। तो सॉल्यूशन ऑफ PS3 इन वाटर डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, गिविंग द रेड फास्फोरस एंड H2। ये हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत लिमिटेड पॉइंट्स एनसीईआरटी ने दिया बेटा, और हर पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं PS3। आगे, या अगर इसको हम एब्जॉर्ब करवाते हैं, दो केमिकल्स, दो रिएक्शंस यहाँ दे रखी हैं इन्होंने, कि अगर कॉपर सल्फेट का या HgCl2 के साथ, तो हमको ब्लैक कलर के फास्फाइड मिल जाते हैं, ब्लैक कलर फास्फाइड। आपके पास दो केमिकल है, एक है HgCl2 और दूसरा है Hg2Cl2। इन दोनों का कॉमन नेम कोरोसिव सब्लिमेट कैलोमल। एक कहावत सुना होगा, नाम बड़े और दर्शन छोटे, फॉर्मूला छोटा नाम बड़ा। तो फार्मूले छोटे, तो जिसका फार्मूला छोटा है उसका नाम बड़ा है, कोरोसिव सब्लिमेट। कोरोसिव सब्लिमेट, और जिसका फार्मूला बड़ा है उसका नाम छोटा है, कैलोमल। कैलोमल। तो जब ये कोरोसिव सब्लिमेट से रिएक्शन करता है तो आपको मिलता है मरकरी का फास्फाइड Hg3P2। मर्क्यूरिक क्लोराइड कोरोसिव सॉल्यूमेट और मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमल। और यह भी वीकली बेसिक है, तो जब रिएक्शन किसी एसिड के साथ करेगा तो साल्ट दे देता है। यूज spontaneous combustion of phosphine is technically used in Wolf signal.
स्मोक स्क्रीन, इसका दो यूज है दिखा रहे हैं, होल्ड सिग्नल है, स्मोक स्क्रीन। होल्ड सिग्नल आजकल तो नहीं, लेकिन पहले शिप्स में इस्तेमाल होते, और शिप्स में क्या इस्तेमाल होते थे, ये बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, इनके अंदर दो केमिकल्स भरे गए, एक है कैल्शियम का कार्बाइड और दूसरा है कैल्शियम का फास्फाइड, और इसमें होल्स होते थे, ये शिप पे रखे होते थे। मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, अब आजकल तो सैटेलाइट फोन है, दुनिया भर के कम्युनिकेशन के मीडियम है, कि कोई इमरजेंसी आ जाएगी, फोन करके आप रेस्क्यू टीम बुला लोगे, आपके पास हेल्प आ जाएगी, आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आज के 200 साल पहले ऐसा नहीं था। तो मान लो सिर्फ किसी इमरजेंसी में आ गए, तो इस कंटेनर को क्या करते थे, समुद्र के पानी में फेंक दिया जाता था। और जब कंटेनर को समुद्र के पानी में फेंक दिया जाता था, तो समुद्र का पानी क्या कर रहा है, इस होल से इसके अंदर गया, और जब इस होल से इसके अंदर गया, तो उसने जब कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्शन की, तो आपको एक गैस मिली H2C2, और जब उसने कैल्शियम फास्फाइड से रिएक्शन की, तो बेसिकली आपको मिला PH3, और थोड़ा बहुत मिल सकता है P2H4। और ये गैसें दूसरे जो होल्स हैं, चारों तरफ होल्स बने थे, इस होल से कहाँ आई, एयर के संपर्क में। अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि अगर PH3 प्योर है तब तो ठीक, लेकिन अगर PH3 इम्प्योर है तो हाईली इन्फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल है। तो जैसे ही PH3 गैसियस मिक्सचर बाहर आता था एयर में, तुरंत हवा के संपर्क में आती, इसमें आग लग जाती थी, और जब आग लगती थी, प्रेशर के साथ गैसें आती थी, तो ऊंची ऊंची फ्लेम कंटेनर के चारों तरफ देखती थी। अब उस समय मान लो कोई शिप 2-4-6 किलोमीटर के आसपास के एरिया में है, तो एकाएक उजाला दिख रहा है, तो उसे एक आइडिया लग जाता था कि हमारे आसपास कोई दूसरी शिप है जो इमरजेंसी में है, जिसे हमारे हेल्प की जरूरत है। लेकिन मान लो 4 से 10 किलोमीटर के आसपास कोई शिप नहीं है, या दिन में एक्सीडेंट ये हुआ, तो आपके पास कोई तरीका नहीं, फिर अल्टीमेटली आपको मरना है, समुद्री जानवर आपको खा जाए। तो इसका एक इमरजेंसी सिग्नल के रूप में इस्तेमाल करते थे होल से। स्मोक स्क्रीन की अगर बात करें, तो स्मोक स्क्रीन खास करके अगर आप देखो तो मिलिट्री पर्पज से आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कि जैसे मान लो इन्हीं देशों में लड़ाई हो रही है, और यहाँ एक सैनिक है, और यह सैनिक इधर सामने 50 सैनिकों से घिर गया। तो साउथ की मूवी में तो समझ में आता है कि एक बंदा वो 50-60 को मार देता है, लेकिन रियल लाइफ में संभव नहीं। तो अब इसमें क्या होता था, इनके पास स्पेशल ग्रेनेड्स हैं। इन्होंने क्या किया कि एक ग्रेनेड यहाँ कहीं दगा दिया इस एरिया में, और जैसे ही ये ग्रेनेड इस एरिया में दगा, ग्रेनेड फटते ही उसमें व्हाइट फास्फोरस, PH3 ये सारी चीजें कॉमन रखे होते थे। तो ये जैसे ही ग्रेनेड फटा, एटमॉस्फेयर में उसके अंदर रखे गए फास्फोरस और दूसरे केमिकल्स बाहर आए। वो जब केमिकल्स बाहर आए, हवा के संपर्क में, हवा से रिएक्शन हुई, और हवा से रिएक्शन होने के बाद P2O5 एक डेंस व्हाइट फ्यूम बना, सफेद गाढ़ा धुआं, और वो गाढ़ा धुआं चारों तरफ फैल रहा है। और दूसरी चीज और क्या, हाईली पॉइजनस होता है। अगर गलती से इसे किसी ने इनहेल कर लिया, 1-2 बार इनहेल कर लिया, तो अल्टीमेटली डेथ, इतना पॉइजनस होता है। तो अब ये सैनिक जो फंसा था, अगर उसने 2-4 ग्रेनेड इधर दगा दिए हैं, और ये फटने के बाद इसका धुआं चारों तरफ फैल रहा, तो जो दूसरी साइड में सैनिक है, अब इनकी मजबूरी है, इन्हें पीछे ही जाना पड़ेगा, आगे बढ़ नहीं सकते। क्यों, इधर चारों तरफ धुआं फैला है, इसको क्रॉस करोगे, ब्रीथिंग करोगे तो मर जाओगे। और यहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि समय के साथ साथ धुआं क्या करेगा, हवा में घुलेगा, चारों तरफ फैलेगा, तो अगर रुके रह जाएंगे तब भी खतरा है। और जितना देर में डेंस व्हाइट फ्यूम थी, उतनी देर में इस वाले सैनिक के पास इतना टाइम था कि वो अपने को कहीं सुरक्षित हटा सकता है, छुपा सकता है, ले जा सकता है। तो ये हो गया स्मोक स्क्रीन। अब सब कहानी है, कुछ बताने के लिए इसमें बचा नहीं है इस चैप्टर।
चलिए एग्जांपल नंबर 7.6 देखिए। कुछ बताना इसमें। नो सर। आगे आइए, इन टेस्ट क्वेश्चन में 7.7 का ए देखिए। बोलो भाई। अरे यहाँ हाइड्रोजन sp3 है, और यहाँ की बात करते हो तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि प्योर पी टाइम टाइटल, और नहीं तो हाइड्रोजन से अगर स्पिन करना चाहो तो sp3 के साथ क्या है, एक लोन पेयर है। तो हम जानते हैं अगर sp3 के साथ एक लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और जहां कोई लोन पेयर नहीं वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। आगे, व्हाट इज फाउंड व्हेन पीएससी रिएक्ट विद एसिड। अगर किसी एसिड के साथ पीएससी रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एसिड बेस का रिएक्शन होगा, साल्ट बन जाएगा, फास्फोनियम साल्ट बन जाएगा। अगर कारण व्हाट हैपन, तो अभी पीएससी बनाने का क्या था, अभी हम लोगों ने देखा था पीएससी बनाने का लैब मेथड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाने के लिए दो तरीका है, या तो आप फास्फोरस को लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन के साथ गर्म कर दीजिए। तो देखो यहाँ ने लिमिटेड वर्ड नहीं इस्तेमाल किया है, हाँ पेंटा में एक्सेस जरूर वर्ड इस्तेमाल किया है। तो चलो ठीक है, कैसे होगा, बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर द हीटेड व्हाइट फास्फोरस, ये हमें बन जाएगा। और दूसरा हमारे पास तरीका है कि हम थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म कर दें फास्फोरस को, तब भी हमको मिल जाता है PCl3। तो PCl3 बनाने का दो तरीका है, या तो आप व्हाइट फास्फोरस को क्लोरीन के साथ गर्म कर दीजिए, या व्हाइट फास्फोरस को आप थायोनिल क्लोराइड, एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है, इसके साथ गर्म कर दीजिए, आपको बन जाता है PCl3। इट इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड एंड हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। PCl3 की हाइड्रोलिसिस करोगे SaPO3 बनेगा, हाइड्रोलिसिस हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद है इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ये आप एल्काइल हैलाइड जब पढ़ा होगा आपने, डिटेल वहां पढ़ा होगा, यहाँ इसके रिगार्डिंग कोई बात हम लोग नहीं करते। इट हैज ए पिरामिडल शेप एज शोन, और हाइड्राइजेशन तो अभी हमने आपसे बात की है क्या है। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको बनाने के लिए वही है कि अगर आप फास्फोरस को व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन करवा दीजिए एक्सेस के साथ, तो इसीलिए मैंने वहां लिमिटेड वर्ड बोल दिया था, या तो व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन करवा दीजिए सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ। जहां PCl3 आयलीय था, वहीं PCl5 क्या है, एलिस व्हाइट पाउडर है, और यह भी मॉइस्चर में हाइड्रोलाइज करेगा। तो एक बार फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा आपको, और एक बार जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या मिल जाएगी, S3PO। आप बताओ हाइड्रोलिसिस का ये प्रोडक्ट आपको क्या बता रहा है। Sir, 2 bonds are weaker and 3 bonds are stronger. PCl5 के सारे बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है। नहीं है। ये रिएक्शन आपको क्या बता रही है, PCl5 के सारे बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है। सब लोग पहले कर चुके हैं, कहानी हम लोग पहले कर चुके हैं। ये वाली चीजें जो दिया इन्होंने, ये बेकार की बात है, ऑर्गेनिक का पार्ट। हाँ यह एक रिएक्शन है। इफ फाइनली डिवाइडेड मेटल्स जब गर्म करते हैं तो दो मेटल्स खास करके इन्होंने लिया है, एक सिल्वर और एक टिन। जब इसको PCl5 के साथ गर्म करते हैं तो चूंकि यह क्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है, इन मेटल्स का करस्पॉन्डिंग क्लोराइड आपको बना देता है। और यूज की बात करें, इट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे in gas and liquid phase it is a trigonal bipyramidal structure as shown. ठीक, अब आगे जरा देखना, यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी की लाइन से, जो क्वेश्चन हम लोग बनाने की बात करते हैं। तो देखो,
it has a trigonal bipyramidal structure as shown. The 3 equatorial PCL bonds are equivalent, while the 2 axial bonds are longer than the equatorial bond. This is due to the fact that the axial bond pair suffer more repulsion. अब अगर कल को आपको कोई पूछ ले कि आप बताइए PCl5 के axial bond लंबे क्यों होते हैं, अगर पूछ लिया गया कि PCl5 के axial bond लंबे क्यों होते हैं, Because of more repulsion. तो 2 axial bonds are longer than the equatorial bond. This is due to the fact that the axial bond pair suffers more repulsion as compared to the equatorial bond pair. जबकि ड्रैगो रूल, बेंट रूल, इससे हम एक्सप्लेन करते हैं इस बात को, लेकिन अपने कोर्स में नहीं है ड्रैगो बेंट रूल। तो अगर कभी कल को हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें एनसीईआरटी के लिमिट में ही रह के बात करनी है, तो हमें ये रीजनिंग पता होनी चाहिए कि अगर इसके बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं है तो बॉन्ड आइडेंटिकल ना होने के पीछे कारण क्या है। ये क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स के ऊपर रिपल्शन ज्यादा होता है इक्वेटोरियल के तुलना में, इसलिए वो लंबे होता है। क्वेश्चन है व्हाई PCl3 फ्यूम इन मॉइस्ट एयर, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और फ्यूम किसका है, HCl का फ्यूम बनता है। Are all the 5 bonds in PCl5 molecule are equivalent? Justify your answer। हम लोग पहले जस्टिफाई कर चुके हैं, ऐसा नहीं होता है। What happens when PCl5 is heated? अभी बात किया था कि टूट करके PCl3 दे देगा। PCl3 plus Cl2। राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द, 2 बार हाइड्रोलिसिस होगी, एक बार पार्शियल हाइड्रोलिसिस में POCl3 बनेगा और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में H3PO4 बन जाएगा। ऑक्सी एसिड सारी डिटेल बता चुके हैं। हाँ, 2 एसिड्स के नाम, एक हाइपोफॉस्फोरस एसिड को फास्फेनिक एसिड बोलते हैं और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को फास्फोनिक एसिड बोलते हैं। सर ये जो साइड में प्रिपरेशन लिखा है ये भी याद करना पड़ेगा। कौन सा? सर ये व्हाइट फास्फोरस प्लस एल्कली और रेड मेरी फास्फोरस। समझ से बच्चा, याद करना का मतलब इसे दिमाग में रखना जरूरी है। क्यों? आज के 2-3 साल पहले की बात है, ये वाला नाम जो नहीं है, ये नाम पूछ लिया गया और उस समय टीचर्स को ये नाम दिमाग में नहीं आ रहा था। सर पिछली बार आप जेईई का पेपर कराए थे तो उसमें भी ये पूछा गया रेड फास्फोरस वाला। वही कह रहे हैं ना, तो इसीलिए मान के चलो ये जो दिया बच्चा, ये हर हाल में इसे दिमाग में रखना, कोई भरोसा नहीं है कि पूछ लिया जाए या ना पूछा जाए, इसे इसलिए दिमाग में रखना ही रखना। इस टेबल से ये चीज हमने बताई नहीं है, मतलब हमने पढ़ाते समय आपको ये चीजें नहीं बताई है, ये हर हाल में आपको याद करके रखना बेटा, हर हाल में। क्योंकि जिस तरह से एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है आजकल, बिल्कुल कोई भरोसा नहीं कि क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए। और आप याद करके रखना, क्योंकि अगले पेपर में मैं कोशिश करूंगा 2-4 क्वेश्चन ऐसे उलझुल टाइप के दूं जिससे लोगों को ये सब पढ़ने की आदत पड़े। यस सर, सर उसको एफएलटी में डाल दिया सर ये ऐसे क्वेश्चन। हाँ, चलो इसमें मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। अच्छा तुमने याद दिला दिया। और बाकी बेटा ये सारी चीजें, सारे स्ट्रक्चर्स, ये सब चीज हम आपको डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली है, तो ऑक्सीजन फैमिली हम लोग कल पढ़ेंगे। अब आज तो इन लोगों ने क्लास हौच पौच मचा दी। अच्छा, आपके यहाँ मेरी क्लास का शेड्यूल पहले यही गया था या बाद में मॉडिफाई हुआ? मॉडिफाई हुआ था। हाँ वही कारण है, यहाँ मैं R2 बैच में क्या पता चला वहाँ दूसरा टीचर गया है। पहले क्लास 4 से 6 R2 बैच में लगी थी, फिर हम ऑफिस में गए, पता चला नहीं सर क्लास चेंज हो गई। अच्छा हम समझे मेरी कोई क्लास नहीं है, फिर मुझे बताया कि नहीं सर आपकी वो SRB वाली क्लास इधर शिफ्ट हो गई, तो हम कहीं घर जाने का मौका ही नहीं है, फिर तो यहीं क्लास लेना। तो चलिए ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिए। इसका असाइनमेंट अभी मैं भेज देता हूँ, असाइनमेंट कर लीजिए। कल एक बार असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो पूछने के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे ऑक्सीजन। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा।